Hello students, welcome to Carnot Academy. So today we will solve one question on second law of thermodynamics. लास्ट में हमने एक क्वेश्चन किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से. नाउ सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा टॉपिक जो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी भी है. दिस इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इग्नोर दिस टॉपिक. बट आई विल टेल यू कि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी बन सकता है, और अगर आपने प्रैक्टिस वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं किए तो आपके लिए एग्जाम में टफ हो सकता है, क्योंकि हमने जनरली एक टाइप के क्वेश्चन ही करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, जहाँ आपको एक हीट इंजन या हीट पंप दिया होता है, रिजर्वायर दिए होते हैं और एफिशिएंसी से, या कार्नोट इंजन दिया है, तो उससे आप लोग मेजरली जो क्लॉसियस इनइक्वालिटी है वो अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. बट ये इस क्वेश्चन मैंने उठाया है जो थोड़ा सा डिफरेंट है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. Consider an engine in outer space which operates on the Carnot cycle. The only way in which heat can be transferred from the engine is by radiation. Now, जैसे मैंने आपको हर बार बोला था कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट दिया होता है. देखिए इसमें फर्स्ट हिंट क्या है कि कार्नोट साइकिल है. दूसरा हिंट क्या है कि रेडिएशन हो रहा है. अब आगे देखते हैं. द रेट एट विच हीट इज रेडिएटेड is proportional to the fourth power of absolute temperature to the area of radiating surface. फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो रेडिएशन में होता है, और एरिया ऑफ द रेडिएटिंग सरफेस. फॉर अ गिवन पावर आउटपुट एंड अ गिवन T1, फाइंड द रेशियो ऑफ T2 by T1 फॉर द मिनिमम एरिया ऑफ रेडिएटर. तो अब इसको थोड़ा सा एक बार हम डायग्राम में देखते हैं. तो जनरली क्या हुआ होगा, एक हीट इंजन है आपका. इसमें दो आपको बोले गए T1 जो एक नॉर्मली हीट इंजन में होता है, और T2. यहाँ मैं लिख देता हूँ T2, यहाँ मैं लिख देता हूँ T1. यहाँ से ऐसे Q1 आ रहा होगा, ये Q2 है, ये Q2 है, और कुछ वर्क डन. ठीक है. फिर आप ये देखिए क्वेश्चन में ये बोल दिया कार्नोट साइकिल है, तो आपको एक हिंट मिल गया सबसे पहले कि कार्नोट साइकिल है, तो आप लोग एफिशिएंसी का, रिवर्सिबल हीट इंजन का फॉर्मूला लगा सकते हैं. दूसरा, रेडिएशन हो रहा है सरफेस से, तो जो T2 वाला जो हमने सरफेस ड्रॉ किया वहां से रेडिएशन हो रहा है. तो रेडिएशन हो रहा है अगर, और उसमें बोले टेम्परेचर का पावर 4 पर डिपेंड कर रहा है, तो आपको पता है कि Q इज इक्वल टू सिग्मा ए टी रेस टू पावर. ये क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो हम रेडिएशन में जब हीट ट्रांसफर करते हैं तो उसमें यूज करते हैं इसको. देखिए आप ये कोई कांस्टेंट है, तो इसको आप स्टीफन बोल्ट्जमैन, क्योंकि हमको इक्वेशन पता है, अगर लेट्स आपको समझ में नहीं आ रहा स्टीफन बोल्ट्जमैन ही कैसे हमको एक क्लिक करेगा, तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्यू जो हीट ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ रेडिएटर इनटू टी रेस टू पावर 4. तो जब आप इसको प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के जब आप कोई कांस्टेंट लगाएंगे, ये प्रोपोर्शनैलिटी है जो आपका ये फॉर्मूला है इसमें, तो आप कोई कांस्टेंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू लेट से कुछ बी कांस्टेंट ले लिया, ए टी रेस टू पावर 4. देखो आप स्टीफन बोल्ट्जमैन लें या नहीं लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ये कांस्टेंट है. तो जो चीज कांस्टेंट है, और जब आपको ये मिनिमम एरिया, मतलब आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, मिनिमम एरिया पूछा है तो कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, सबसे पहले गिवन था कार्नोट साइकिल, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं. एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन बाय Q1. ठीक है. नेक्स्ट, अब क्योंकि ये रिवर्सिबल हीट इंजन है, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ T1 माइनस T2 बाई T1. एफिशिएंसी जनरली आप इसको ऐसे लिखते हैं, N इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1. रिवर्सिबल हीट इंजन है. ठीक है. तो यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मैं लिख सकता हूँ कि W बाई Q1 जो है वो आपका T1 माइनस T2 बाई T1 हो गया. ठीक है. तो वर्क डन क्या हो गया, T1 माइनस T2 Q1 बाई T1. ठीक है. अब मुझे एक बात बताइए कि आपके पास ये सब कुछ कंडीशन आ गया. क्यू आप क्वेश्चन में Q2 गिवन है. ठीक है. यहाँ पे जो था ये Q2 था, ये जो रेडिएशन हो रहा है. तो
अब ये बताइए कि जो Q2 है और Q1 है, अगर ये रिवर्सिबल हीट इंजन है तो हम क्या Q2 और Q1 में कोई रिलेशन ला सकते हैं? देखिए, Q2 बाई T2, इसको हम लिख सकते हैं Q1 बाई T1, क्योंकि रिवर्सिबल हीट इंजन है तो जो हीट ट्रांसफर का जो रेशियो है, जो भी Q2 और Q1 वो प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर रेशियो के, राइट? तो हम ये Q1 बाई T1 को डायरेक्टली इससे रिप्लेस कर देंगे। अब ऐसे ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, आपके पास Q1 तो वैसे भी नहीं है, आपके पास Q2 है। तो जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, आप उसमें इक्वेशन लाने का ट्राई करते हैं। वरना आप Q1 को Q2 के टर्म्स में भी निकाल ही सकते हैं, क्योंकि रिवर्सिबल हीट इंजन है तो टेम्परेचर के टर्म्स में भी आप ला सकते हैं। सेम ही चीज़ है, ताकि हमारे पास इक्वेशन में सब कुछ नॉन वेरिएबल्स आ जाए। मैं लिख दूंगा T1 माइनस T2, Q2 बाई T2। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? Q2 जो था अभी हमने ऑलरेडी निकाला था, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ भी निकाला था, तो इसको हम लिख सकते हैं T1 माइनस T2 सिग्मा A T रेस टू द पावर 4 बाई T2। ठीक है, ये आपका आ गया वर्क डन। अब मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन में और क्या क्या गिवन था? फॉर अ गिवन पावर आउटपुट। गिवन पावर आउटपुट का मतलब क्या है? डब्ल्यू की बात हो रही है, इसका मतलब डब्ल्यू भी कांस्टेंट है। गिवन T1 मतलब T1 भी कांस्टेंट है। और मिनिमाइज क्या करना है हमें? एरिया मिनिमाइज करना है। तो अब इक्वेशन देखो, ये पूरा, ये कांस्टेंट है डब्ल्यू आपका, सिग्मा ये आपका कांस्टेंट है, ये जो हमने यहाँ लिखा था ये T2, ये भी आपका कांस्टेंट है। सॉरी, T2 कांस्टेंट नहीं है, T1 कांस्टेंट है, ये T1 आपका कांस्टेंट है। ये T2 से T2 ये भी कट जाएगा, तो ये 3 रह जाएगा पावर। तो मतलब आपका ये है कि सब कुछ करने के बाद अगर मैं एरिया जो आपका ए है, ये इसको मिनिमाइज करना है मुझे, तो मैं काम करता हूँ ना, सिर्फ एरिया को एक साइड लेके आ जाता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मिनिमाइज क्या करना है। तो एरिया इज इक्वल टू डब्ल्यू सिग्मा T1 माइनस T2 ये फाइनल इक्वेशन आपकी। अब यहाँ से आपको एरिया मिनिमाइज करना है, ठीक है? ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई। अब इसमें आपको बोला एरिया मिनिमाइज करना है। टी अब इसमें देखिए, आपको जब मिनिमाइज करते हो तो आप किसी वेरिएबल के टर्म्स में करते हैं। वर्क डन डब्ल्यू कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, T1 कांस्टेंट, बचा क्या? T2। मैं इसको लिखूंगा डी ए बाई डी T2 के टर्म्स में डिफरेंशिएट करूंगा, इज इक्वल टू 0 फॉर मिनिमाइजेशन। ठीक है, अब इसको मिनिमाइज करते हैं, तो ये हो जाएगा D/d T2 डब्ल्यू सिग्मा T1 माइनस T2 रेस टू द पावर 3 इक्वल टू 0। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लीजिए पहले, डब्ल्यू और सिग्मा को। तो और उस डब्ल्यू बाई सिग्मा को आप बाहर निकाल लेंगे, बाकी का पार्ट को आप डिफरेंशिएट करेंगे। फिर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे T1, तो आपके पास ये क्या रह जाएगा? T1 माइनस T2 पावर 3 0। तो ये तो डब्ल्यू बाई सिग्मा तो उस साइड चला जाएगा 0 के। फाइनली आपके पास रह क्या जाएगा डिफरेंशिएट करने के लिए? आप इसको लिखेंगे D/d T2। ये सबको अगर मैं ऊपर लेके आ जाऊं, तो ये क्या बन जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ T1 बाई T2 रेस टू द पावर -1, T2 रेस टू पावर -3 इक्वल टू 0। तो जब मैं इसको अंदर लेके आऊंगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? D/d T1 T2 क्यूब माइनस T2 रेस टू द पावर 4 और पूरे पे -1। ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कैसे डिफरेंशिएट होगा? देखिए, -1, क्योंकि पावर में -1 है तो नीचे आ जाएगा। फिर T1 T2 क्यूब माइनस T2 रेस टू द पावर 4 -2 इंटू, अब जो ब्रैकेट के अंदर था वो डिफरेंशिएट होगा, कंसिडरिंग T1 एज कांस्टेंट। T2 स्क्वायर माइनस 4 T2 क्यूब इक्वल टू 0। अब ये देखिए, इसमें लेफ्ट टर्म जो है T1 T2
क्यूब माइनस T2 4, क्या ये कभी जीरो हो सकता है? आपको मल्टीप्लिकेशन में दो टर्म्स है ना, तो इसमें से अगर ये ओवरऑल जीरो है, इसका मतलब ये ओवरऑल जीरो है, इसका मतलब इन दोनों में से एक टर्म जीरो होना होगा। T1 इंटू T2 रेज टू दी पावर 3 माइनस T2 रेज टू पावर 4, ये कभी जीरो हो सकता है? ये एक ही कंडीशन में जीरो हो सकता है जब T1 = T2 हो। ठीक है, तो वो तो पॉसिबल है नहीं, ये तो पॉसिबल है नहीं, इसका मतलब ये जो नेक्स्ट टर्म है ये आपका जीरो है। तो यहाँ से जब आप लिखेंगे तो आपके पास आएगा कि T1, तो इसमें से T2 रेज टू पावर 2 आप कॉमन ले लेंगे, -4 T2 = 0। तो यहाँ से जो आपका रेशियो निकल के आएगा T2/T1 का, वो आएगा 3/4। ये आपका फाइनल आंसर है। तो रेडिएटर का एरिया जो था आपका ए, उसकी मिनिमाइज करने के लिए जो कंडीशन चाहिए आपको, वो क्या चाहिए? T2 टेम्परेचर/T1 3/4 होना चाहिए। दैट्स इट। थैंक यू।